हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी एमसीक्यू की? क्या आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो अब बहुत ही कम समय रह गए आरपीएससी एपीयू के लिए। प्री के एग्जाम में आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने अभी तक नेगेटिव मार्किंग के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। अगर आपने एमसीक्यू को अभी से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी से प्रैक्टिस नहीं की तो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में देखो हमेशा आपके मन में डाउट रहेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर 100% श्योर हो तो आप फटाफट टिक कर दोगे। अगर 99% भी श्योर हो लेकिन 1% कहीं ना कहीं डाउट है तो आप क्वेश्चन टिक करने से पहले 10 बार सोचोगे। और यही वो एक पॉइंट है जो इस पूरे एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्योंकि सिलेबस तो देखो बहुत छोटा है, इतना छोटा सिलेबस है कि सभी ने ऑलमोस्ट इस सिलेबस को रट लिया, मतलब कंठस्थ कर लिया एकदम। तो अगर आपने यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया तो फिर आप इस रेस में बहुत पीछे रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि भैया याद करके तो हर कोई बैठा है। किसने क्वेश्चंस को कितना ज़्यादा सॉल्व किया है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए, कितना क्लियरिटी के साथ वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, वो है मेन इशू। और यही एक चीज़ है जो वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने वाली है। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ की तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। और इसी के लिए हमने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। हम ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए के एमसीक्यू उनको सोल्व कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको किसी भी एक्ट को समझने में कोई इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की थी जिसके अंदर हमने एक्ट्स को पीपीटीज के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू कवर किया था। और वहां पर हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दी कि कहाँ कहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपके लिए आर्म्स एक्ट है, इसमें सेक्शन 3 में कई बार इशू आ जाता है, डेफिनेशन में इशू आ जाता है, एससी एक्ट का भी सेक्शन 3 जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहीं पर एक्साइज एक्ट का भी जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमने पीपीटीज बनाई थी, डायग्राम्स बनाए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस वीडियो से। तो जाइए, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो चलो इसी छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये आज का वीडियो, जिसका नाम कवर करने वाले हैं आर्म्स एक्ट। अब देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हर एक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिया था, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरी प्रैक्टिस करने वाले हो। प्रैक्टिस का देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जो हमारा एग्जाम में वो होता है 2 घंटे का, उसमें मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन। तो यानी कि आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा 1 घंटा। अब उस 1 घंटे में आपको ओएमआर भी फिल करनी होती है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं है, ओएमआर फिल करोगे। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है या फिर काफ़ी कम प्रैक्टिस की है, तो ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चन की ओएमआर शीट भरने में से अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के बीच में कहीं समय लगने वाला है। ये समय लगेगा तो इतना टाइम पीरियड भी आपको एक्सक्लूड करके चलना है कि भैया मुझे 1 घंटे में से 15 मिनट तो निकाल के चलने की ओएमआर शीट भरनी है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आज हम करने वाले हैं वो ये कि हम एक कंप्लीट टाइमर लेंगे 45 मिनट का। 45 मिनट में हमारा टारगेट है इन 50 एमसीक्यू सॉल्व करना। ओके, कोई क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता, और हम कोशिश यही करेंगे कि 45 तो मैक्सिमम पीरियड है, हम उससे कम समय में ही इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। क्योंकि स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हाई स्पीड से करना है लेकिन हाई एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। यही है आपका टारगेट 2 सितंबर का। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का वीडियो। मैं टाइमर इधर कर देता हूं और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। The Arms Act 1959 is Act number 54 of 1959 under section 1. Which of the following correctly states its commencement? It came into force on 1st of October 1960 by notification issued on 14th July. It came into force on 1st October 1962 by notification issued on 13th July 1962. It came into force on 1st October 1960 by notification issued on 13th July 1960. Then it came into force on 1st October 1962 by notification issued on 14th July 1962. अब देखो यहाँ पर आपको बहुत इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले कि अरे यार देखते ही समझ में आ गया ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है। आप ये देखोगे आपको यहाँ पर जो डेट है 1 अक्टूबर मिल रही है चारों के अंदर, देन 1960, 1960, 62, 62, तो 2 ईयर के अंदर इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। उसके बाद नोटिफिकेशन का भी इशू है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि किसी भी क्वेश्चन को कितना भी एक्सट्रीम में स्ट्रेच करो
कितना डिफिकल्ट बना सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपसे बना के पूछूंगा, ताकि आप हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहो। क्योंकि मैंने बोला ना सिलेबस है इतना सा सिलेबस है, हर बच्चे ने उस सिलेबस को कंटेस्ट कर लिया, रट लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें पॉइंट आउट करूंगा जो कई बच्चे इग्नोर करने वाले हैं, या फिर वो उसको अवॉइड करेंगे कि ठीक है यार कौन याद करेगा, इतनी छोटी सी चीज़ कौन पूछेगा। जबकि आपने अगर अभी तक जेडी जेलो का भी जो पेपर हुआ था उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। और मैं बार बार रिपीटेडली हमारी क्लास में भी बच्चों को बोल रहा हूँ, कई बच्चे कॉल करते हैं गाइडेंस के लिए, उनको भी बोल रहा हूँ कि भाई उस पेपर को आप देखो कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। और यहाँ पर क्योंकि बच्चे जब इतना सब कुछ रट के बैठे हैं, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ के लिए मैंडेटरी हो गया है कि कैसे भी करके क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाए। तो ऐसे बनाएंगे, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको समझा दिया है, पर्पस समझा दिया है, इस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू पूछने का। अब करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1962 बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑन 13 जुलाई 1962। अब यहाँ पर देखो जो इसके एनफोर्समेंट डेट है, किस दिन से ये एनफोर्स हुआ था, वो है 1 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे और यहाँ पे आर्म्स एक्ट हिंसा से डील करता है, इसीलिए 1 अक्टूबर 1962 ये इस एनफोर्समेंट डेट को याद करने का एक तरीका है, छोटा सा तरीका। अगर आपको याद नहीं हो रही है वैसे नॉर्मली, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। द आर्म्स एक्ट 1959 was brought into force in Sikkim with effect from 1 July 1964, 1 October 1963, 1 July 1965, 1 August 1976। अब चलो 2-5 सेकंड लो, इसको देखो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। उसके बाद में एक और चीज, छोटी सी चीज बताता हूं आपको। चलो देखो, अब आपको लगेगा, और ये कुछ बच्चों ने मुझसे बोला भी था, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो रहे हैं, वहां पर भी हमने चीज शेयर की थी, वो बच्चों को बोला था कि भैया इस तरीके से चीजों को याद रखना। अब बच्चों को लग रहा है कि ये तो सिक्किम से रिलेटेड है और एग्जाम हो रहा है राजस्थान के अंदर, तो हम यहाँ पर ये क्यों याद रखें कि सिक्किम में कब एनफोर्स हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसका आंसर ये ना, पहली बात तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आरपीएससी इसी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा जो आप या तो इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, फिर इस तरीके से करोगे यार ये हमारे काम का नहीं है, ये तो इररिलेवेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन इसका देखो आप इस बात का ध्यान रखो कि पहली बात तो जो ये जो डेट है और ये जो सिक्किम में अप्लाई हुआ था, ये किसी स्टेट अमेंडमेंट से नहीं हुआ था। अगर ये स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू आता तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता कि हाँ ये जो है स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू आए, आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान के अंदर एग्जाम हो रहा है। लेकिन देखो ये जो चीज़ है एनफोर्समेंट वाली, ये कैसा है, ये नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नोटिफिकेशन से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था रादर देन स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आरपीएससी ऐसी चीज़ों को टच करने की कोशिश करेगा जिसको बच्चे अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, थोड़ी सी नज़र देने वाली, ध्यान देने वाली बात हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस तरीके से आप हर चीज़ को रटने लग जाओ, नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके ऊपर एक नज़र तो मार सकते हो, इस चीज़ों को कंसीडर तो कर सकते हो कि यार हाँ ये नेशनल नोटिफिकेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था रादर देन स्टेट अमेंडमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि एक नेशनल गवर्नमेंट का यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। क्योंकि अभी जेडी जो लोग एग्जाम में उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट पूछे थे और अमेंडमेंट एक्ट का भी एक्ट नंबर पूछ लिया था, ठीक है, ऐसा कभी पहले नहीं किया गया है, लेकिन अब वो पूछ रहे। आपने हरियाणा का भी एग्जाम देखा होगा, वहां पर भी आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को हवा ही नहीं लगी। 33 कट ऑफ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 या 32 कुछ ऐसे कट ऑफ गई है। कैन यू इमेजिन 32 33 कट ऑफ जाना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार आपको चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं कि भाई पीवाईक्यूज को बेस बनाओ अपना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आसपास दूसरे एग्जाम्स के अंदर क्या माहौल चल रहा है, वहां पर अथॉरिटीज किस चीजों पे ध्यान दे रही है, किस तरीके से पैटर्न को चेंज कर रही है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज सब अपना चल ही रहा है काम, क्या दिक्कत की बात है। आगे चलो, अंडर सेक्शन 21A the term acquisition include all of the following except hiring, borrowing, accepting as a gift, manufacturing for personal use। ठीक है, अब देखो मैं क्विकली सोल्व करते हुए चलूंगा, अगर आपको थोड़ा स्पीड ज्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके सो सकते हो, बट इस क्लॉक का ध्यान रखना। बीच में मैंने समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट 2-3 मिनट चलो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, अगर एडजस्ट नहीं हो सकती मैं बाद में आपको दे दूंगा थोड़ा सा टाइम पीरियड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या इंक्लूडेड नहीं है एक्विजिशन के अंदर, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं,
क्या है आंसर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 2(1)(a) के अंदर जो इक्वेशन को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन टू इंक्लूड हायरिंग, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेपरेट डिस्टिंक्टली रेगुलेटेड एक्टिविटी अंडर सेक्शन 5। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not included within the definition of ammunition under section 2(1)(b)? Fuses and friction tubes, article designed for torpedo services and submarine mining, a lathi or an ordinary walking stick, charges for firearms and accessories for such charges। तो देखो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको यहाँ पर जो हमने आर्म्स की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी वहां पर देखा होगा, तो जो लाठी और ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है। जब वो आर्म्स एंड फायर आर्म्स की डेफिनेशन में नहीं है तो फिर एमिनेशन की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। चलो देखते हैं आंसर। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2(1)(c) द डेफिनेशन आर्म्स इंक्लूड वेपन्स विच आर incapable of being used otherwise than as toys or incapable of being converted into serviceable weapons, incapable of being used otherwise than as toys even if they are capable of being converted into serviceable weapons, designed solely for domestic use even if capable of causing grievous hurt, sharp as regardless of the purpose for which they are designed। तो यहाँ पर देखो ये दो ऑप्शन है जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पर ये मत सोचना क्योंकि ये दो ऑप्शन सिमिलर हैं, सेम लुकिंग है, सिमिलर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों को तुम डायरेक्टली एलिमिनेट कर दे। कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि अरे क्वेश्चन ये तरीका आता है यार, दो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं तो एग्जामिनर हमें इसमें कंफ्यूज करना चाह रहा, तो हो सकता है इनको तो हम एलिमिनेट ही कर दें। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार जो दो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हो आंसर उसी में से हो। मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसका आंसर इनमें से होगा, बट मैं आपको एक जनरल टिप दे रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखना, दो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि करेक्ट ऑप्शन उसी में से होगा, आपको बाकी दो ऑप्शन भी कंसिडर करने चाहिए हमेशा। So correct option is option number A, incapable of being used otherwise than as toys or incapable of being converted into serviceable weapons। आगे चलते हैं। Question number 6, the definition of district magistrate under section 2(1)(d) was substituted by which amending and with effect from which date? और देखो ये जो MCQ डायरेक्टली इंस्पायरेशन इसकी ली गई है किससे? JD जेलों के एग्जाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आसपास के एग्जाम देखते हुए चलो, तो वहां पर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेफिनेशन कौन से अमेंडिंग एक्ट से इंक्लूड की गई है वो देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्ट 55 ऑफ 1976 विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 1971। ओके, आगे चलते हैं। फायर आर्म इंक्लूड एसेसरी डिजाइन और अडोप्टेड टू इंक्रीज द नॉइज और फ्लैश कॉज्ड बाय फायरिंग, डिमिनिश द नॉइज और फ्लैश कॉज्ड बाय फायरिंग, diminish only the noise but not flash caused by firing, mount, transport or serve only artillery and no other firearm। तो देखो फायर आर्म की डेफिनेशन में क्या क्या आने वाला है वो यहाँ पर दिया गया। अब देखो कैसे एलिमिनेट करना है। इंक्रीज तो नहीं भैया, आप कोई भी चीज अगर फायर आर्म के अंदर डाल दो तो भैया हमें वॉल्यूम थोड़ी ना इंक्रीज करनी, कोई बुलेट थोड़ी ना जो पटाखे छोड़ने पट पट करके पटाखे छोड़ेंगे, नहीं, हमें क्या करना है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करना है ताकि हम जब गन चलाएं तो किसी को पता ना चले। तो ये इंक्रीज करने वाला तो कोई सेंस बना नहीं रहा, तो ए को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। डिमिनिश ओनली द नॉइज बट नॉट द फ्लैश। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक को मैं बताता हूँ, और अगेन ये ट्रिक ऐसा नहीं कि 100% काम करेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, वो हो सकता है शायद आपकी हेल्प कर जाए। वो ये आपको बैरेट के अंदर ये जो ओनली जो वर्ड है ना, ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो अगर किसी ऑप्शन में आपको इस तरीके से बैरक की लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ओनली वर्ड अगर आपको उसके अंदर दिख जाता है तो ध्यान रखना, हो सकता है कि उस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना पड़े, है ना। ये आप किसी भी बैरक को उठा के देख लेना, आपको बहुत कम जगह, बड़ा रेयरली ऐसा होगा कि आपको ओनली वर्ड आपको बैरक में देखने को मिले। तो इसलिए बैरक बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो वहां पर आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो प्राइमा फेसी बेसिस पर। ओके, तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। देन माउंट, ट्रांसपोर्ट एंड सब ओनली, फिर से ओनली आ गया, तो हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा जो ये एक मेथड है सॉल्व करने का काम किया फिर नहीं किया। बिल्कुल बी, डिमिनिश द नॉइज और फ्लैश कॉज्ड बाय फायरिंग, इंक्रीज करना नहीं हमें और दो जगह ओनली आ रहा है, तो वो ऑप्शन नहीं हुए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Then the clause defining license under section 21EA which expressly exclude a license issued in electronic form was inserted by, फिर से आपका ये क्या है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. 25 1983, 42 1988, 48 2019, 55 1976. The correct option is option number C, Act 48 of 2019. Then magistrate means any magistrate empowered under the arms rule, the judicial magistrate under the Code of Criminal Procedure 1973, an executive magistrate under the Code of Criminal Procedure 1973, either a judicial or an executive magistrate at the licensing authorities discretion. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे हैं. जिन्होंने बैरक के ऊपर इतनी अच्छी कमांड नहीं ली होगी, हाँ इसको शायद आप एक्सक्लूड कर दो शायद, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं. तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द सीआरपीसी 1973, जहां पे स्पेसिफिकली यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह डिनोट किया गया है. और यहाँ पर हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए क्योंकि बहुत सी जगह हम मजिस्ट्रेट वर्ड सोचते अच्छा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मजिस्ट्रेट का मतलब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. आगे चलते हैं. Which of the following correctly distinguishes prohibited arms from prohibited ammunition as defined in section 211 and 21I and 21H? Prohibited arms includes firearms that continue discharging missiles automatically once trigger pressure is applied until pressure is removed or the magazine is empty. Prohibited ammunition refers to ammunition containing or designed to contain noxious liquid, gas or similar substance. B. Both terms refer exclusively to ammunition containing noxious gas. Then prohibited arms refers only to artillery. Prohibited ammunition refers only to rockets and bombs. There is no material distinction. ओके तो अब यहाँ पर देखो जो प्रोहिबिटेड आर्म होते हैं नॉर्मली, अगर मैं क्लास में जैसे मैंने समझाया था बच्चों को, मैंने इस तरीके से बताया था, या तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, या तो नहीं बल्कि जितने भी वेपन्स आपकी बहुत सीरियस वेपन्स आ जाते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर हो गया, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो जाती हैं आपकी, मिसाइल हो गई, सबमरीन्स हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन के अंदर आते हैं. तो यहाँ पर आप देखो जैसे आपने गन के ऊपर ट्रिगर दबाया और धड़ 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 करके उसने फायर करना चालू किया, इसका मतलब क्या है, बड़ी डेंजरस गन है. नॉर्मली क्या होगा, खट खट करके अगर वहां पे वो बुलेट चलाते हैं, यानी कि हर बार आपको ट्रिगर दबाना पड़ रहा है तो बुलेट एक एक करके जा रही है, तो वहां पे चांसेस ये हैं कि भैया बाकी लोग बच सके. लेकिन अगर मैंने बस ट्रिगर दबाया इस तरीके से घुमा दिया है ना, तो क्या होगा, जितने भी लोग लपेटे जाएंगे सब मारे जाएंगे. इसीलिए क्या होता है, वो भी सीरियस वेपन होता है. तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मुझे तो ए लग रही है. तो चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट, पब्लिक सर्वेंट हैज द सेम मीनिंग एज इन. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं. और देखो आप यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में भी देखा था, एक लिस्ट बनाते हुए चलो, क्वेश्चन नंबर, करेक्ट ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया और करेक्ट ऑप्शन क्या था, और इस तरीके से एक टेबल बनाते हुए चलो. फिर एंड में, वीडियो के एंड में देखना 50 में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जितने अटेम्प्टेड थे उसमें से, और कितने क्वेश्चन गलत हुए. तो इस तरीके से पूरा बनाते हुए चलो ताकि आपको वीडियो खत्म होते थे क्लियरिटी मिल जाए कि अच्छा ठीक है, आर्म्स एक्ट में मेरा जो एक्यूरेसी का लेवल है वो क्या है ना. ये बहुत ज्यादा जरूरी, जितना डाटा आपके सामने होगा वो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में. और यही चीज हम यहाँ पर क्लास में बच्चों को बताते हैं. हमने प्री के जब टेस्ट लिए थे, क्लास टेस्ट भी लिए हों, और जब टेस्ट सीरीज वाले भी टेस्ट लिए, हमने उन बच्चों से पूरी की पूरी टेबल बनवाई थी कि भैया इस तरीके से बनाते हुए चलो, देखते हुए चलो आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड. Then transfer includes all of the following except letting on hire, lending, giving and repairing. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. देखो रिपेयरिंग ये ट्रांसफर में नहीं आएगा. बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप चीज को क्या कर रहे हो, एक जने से दूसरे जने को दे रहे हो, एक इंसान से दूसरे इंसान को दे रहे हो. इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ फायरआर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द ट्रिगर गार्ड, फ्रॉम द बट टू द मजल, from the muzzle to the point at which the charge is exploded on firing, from the point of ignition to the tip of the barrel inclusive of any silencer attached. तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग. चलो आंसर की में देखते हैं क्या होगा आंसर सी.
फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। अब देखो चार्ज क्या होता है, मैं नॉर्मल सा फटाफट से समझा देता हूँ, टाइम को यहाँ पर मैं रोक देता हूँ। इमेजिन करो ये आपकी गन है, यहाँ से बुलेट निकल रही है, यहाँ से आपने ट्रिगर दबाया, तो यहाँ पर जो चेंबर होता है बुलेट जहाँ पर होती है सारी, ठीक है, रिवॉल्वर है तो राउंड वाला चेंबर होगा, और अगर पिस्टल है तो पिस्टल में आप बुलेट को इस तरीके से लोड करते हो, तो जैसे आप ट्रिगर दबाओगे तो बुलेट के पीछे जो आपका कंप्लीट जो कार्ट्रिज होता है उसमें छोटा सा चार्ज होता है, तो उस चार्ज के अंदर हल्का सा ब्लास्ट होगा इग्निशन की तरह, और वो फिर बुलेट निकलती है। तो जो आपको कंप्लीट बैरल की जो लेंथ देखनी होती है, जहाँ से बुलेट निकल रही है, ये जो आपका आखिरी पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके और जहाँ पे वो चार्ज हुआ, मतलब जहाँ पे वो इग्निशन हुआ, ये जो पूरी लेंथ होती है आपकी वो बैरल कहलाती है। ओके, तो ये होता है आपका बैरल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट, Fahrenheit law referred to in the Arms Act 1959 is not enforced in a particular area. Section 2(3) provides that the reference shall in relation to that area be construed as reference to IPC applicable to that area. No law at all considering the provision inapplicable in that area. The corresponding law, if any, enforced in that area. The law as it existed prior to 1959 in that area. तो देखो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Then a suitor challenges the licensing order on the ground that no offense bearing the except designation mentioned in the Arms Act exists in his area. Under section 2 subsection 4, such reference to an officer or authority shall be construed as a reference to such officer or authority as the central government may specify by executive order. Such officer or authority as the state government may specify by executive order. Such officer or authority as the central government may specify by notification in official gazette. Such officer or authority as the state government specify by notification in the official gazette. अब देखो चारों ऑप्शन में क्या सिमिलरिटी है, दो ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, दो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, फिर उन्हीं के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक ऑफिशियल गैजेट है, स्टेट में भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, देन ऑफिशियल गैजेट है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी, आई थिंक यहाँ पर होने वाला है सी। चलो देखते हैं, यस सी। सच ऑफिसर अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। आगे चलते हैं, अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पर्सन may carry a firearm or ammunition without himself holding a license only in the presence of license holder and for no other purpose in the presence or under the written authority of the license holder but only for repair, renewal of the license or use by such holder under the oral authority of the license holder for any purpose whatsoever if he is the first degree relative of the license holder irrespective of presence और अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखो पूरे बैरेक के अंदर आपको कहीं पे भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नामक कोई शब्द नहीं दिखा होगा, इसलिए इसको तो आप डायरेक्टली एक्सक्लूड कर दो, बचते हैं 3। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी एंड एज पर यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, एज द लॉ स्टैंड्स टुडे अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 नो पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन सबसेक्शन 3 shall possess at any time more than 3 firearms, 2 firearms, 1 firearms, 4 firearms as held on एंड हेirloom बेसिस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं यहाँ पर, यस 2 फायरआर्म। आप 2 फायरआर्म से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, ये जो है 2019 का अमेंडमेंट से आया था। 2019 से पहले जो लिमिट थी वो 3 फायरआर्म की थी। ओके, कितनी लिमिट थी? 3 फायरआर्म की थी। अब छोटा सा काम आपको ये करना है कि मुझे बताना है कि आर्म्स एक्ट में वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसकी वजह से जो लिमिट है 3 साल सेट की गई थी। क्या वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी या फिर जिस दिन आर्म्स एक्ट जो है एनफोर्सेबल हुआ उसी दिन से लिमिट 3 फायरआर्म की थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट 50% टाइम हो चुका है हमारा, जबकि हमने अभी 18 क्वेश्चन किए। अ पर्सन possesses 4 firearms at the commencement of the Arms Act 2019 under the proviso to section 3(2) he must deposit the firearm in excess within 90 days from such commencement, failing which the firearm shall be automatically confiscated immediately upon commencement with no grace period whatsoever within 6 months from such commencement with no further delicensing consequence within 1 year from such commencement। तो कितने टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर लाइसेंस को क्या करना होगा? सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर वो कंप्लीट ऑप्शन कोई नहीं मिलने वाला, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होने वाला है, डी। आपको 1 साल के अंदर अंदर जो है फायरआर्म को सबमिट करना होता है और उसके बाद 90 डेज में क्या होता है, वो डी लाइसेंस हो जाता है। ओके, तो 1 साल में सबमिट करना और 90 डेज में वो डी लाइसेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 on possessing more than 2 firearm does not apply to a member of rifle club or rifle association recognized by central government, provided such member uses any bore rifle for target practice, a .22 bore rifle or air rifle for target practice, and a .32 bore rifle only, any firearms as so long as it is used exclusively indoors। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर, और यहाँ पर होने भी वही वाला है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर कि आप 22 बोर से ज्यादा बड़ी राइफल जो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे। Then under section 4, where the central government wishes to regulate acquisition, possession or carrying of arms other than firearm in a particular area, it may do so by an executive order of the state government concerned, a notification of official gazette directing that section 4 shall apply to specified area, an executive order of the central government, a direction of the magistrate having jurisdiction over that area। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंपल है, आपको 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन होगा, बाकी 2 ऑप्शन थोड़े सिंपल हैं। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 as it stands after 2019 amendment, which of the following activities in relation to a firearm requires a license? तो ऑप्शन रीड कीजिए। देखिए मैं आपको 10 सेकंड 8 सेकंड देता हूं, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। 8 सेकंड। चलो हो गया टाइम आपका पूरा कंप्लीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कि जो आप यहां पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद क्या नहीं हो सकता, यूज मैन्युफैक्चर ऑब्टेन प्रोक्योर सेल ट्रांसफर कन्वर्ट रिपेयर टेस्ट और प्रूव। आप ये सारे काम नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस, बिना परमिशन के ये सारे काम नहीं होंगे। ओके, अब देखो मैं इसको पॉज कर देता हूं। एक छोटी सी चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। क्लास में तो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस की थी, और जो हमारी पीपीटी वाली क्लासेस जो यूट्यूब पर डली है उनके अंदर भी मैंने चीज बताई है। यहां पर यूज वर्ड लिया गया है किसमें, सेक्शन 5 के अंदर, जबकि सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपको फायर आर्म पजेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेक्शन 3 में आप उसको पजेस करने के लिए लाइसेंस लो, सेक्शन 5 में उसको यूज करने के लिए अलग से लाइसेंस लो। क्या ऐसा आपको 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, या इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है? डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, यूट्यूब की क्लास पर भी आपको अवेलेबल है। अब मुझे देखना है कि कितने लोगों ने एक्चुअल में ये क्लासेस देखी हैं। अगर नहीं भी देखी है, सेल्फ स्टडी की, क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया फिर नहीं दिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यहाँ पर क्या 2 लाइसेंस की जरूरत है या फिर यहाँ पे कुछ और ही मुद्दा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 5(2) a person may sell or transfer his own lawfully possessed arms ammunition to an entitled person without a license, but only if he inform the district magistrate or the officer in charge of the nearest police station writing and thereafter awaits for a period of not less than 15 days, not less than 30 days, not less than 45 days, not less than 60 days। सिंपल सा टाइम पीरियड वाला आपका एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 45 डेज, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 6 a license is required before a person may only shorten the barrel of a firearm or since converting an imitation firearm into a firearm is not regulated। अब देखो जैसे मैंने बोला, फिर से हम ट्रिक अपनाते हैं, ए को तो एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ओनली वर्ड लिखा हुआ है, किसी और में ओनली वर्ड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। चलो देन सी शॉर्टन द बैरल ऑफ अ फायरआर्म कन्वर्ट an imitation firearm into firearm, or after the 2019 amendment convert firearm from one category under Arms Rule 2016 to another category। Convert an imitation firearm into a firearm only if the imitation firearm was capable of discharging a missile। then D, lengthen the barrel of a firearm for enhanced accuracy। तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप विदाउट परमिशन क्या नहीं कर सकते, बैरल को छोटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया कल को आपको परमिशन मिली हो, बड़ी गन है,
पता चल जाएगा आप लेके जा रहे हो। तो आप किसी का मर्डर करने जाते हो, क्या करते हो, उसका बैरल काट देते हो। अब छोटी सी गन हो गई, उसको आपने पॉकेट में डाल दिया, तो डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि भैया इसके पास गन है अभी या फिर नहीं है। इसीलिए यहां पर बोला गया आपकी बैरल को शॉर्ट नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं 24, एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 6 एन इमिटेशन फायरआर्म मीन्स anything which has the appearance of being a firearm and is also capable of discharging a shot, bullet or other missile. Anything which has the appearance of being a firearm whether or not it is capable of discharging any shot, bullet or other missile. Only a toy pistol manufactured for children. Any firearm whose serial number has been obliterated. Correct option देखते हैं क्या है यहाँ पर, B. Anything which has the appearance of being a firearm whether or not इट इज केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एनी शॉट, बुलेट और अदर मिसाइल। देखिए ना मूवीज में मूवी प्रॉप्स होती है बहुत सारी, जो बस आपको दिखता है कि वो गन की तरह है, लेकिन उससे एक्चुअल में कोई बुलेट नहीं चल सकती है। तो वो किसके अंदर आता है, आपकी इमिटेशन के अंदर। ओके, आगे चलते हैं हम। अंडर सेक्शन 7 पोजीशन यूज, मैन्युफैक्चर, सेल और ट्रांसफर प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्युनिशन इज बार्ड unless the person holds an ordinary license under section 3, unless the person has been specifically authorized by central government in this behalf, unless the person has been authorized by state government or the licensing authority, then lastly in all circumstances without any exception whatsoever। तो भैया आप प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स को तो वैसे भी पजेस नहीं कर सकते, तो डी को वैसे उड़ा दो। अब देखते हैं 3 में से क्या। अब फिर से एलिमिनेशन मेथड खेलो अगर नहीं आता, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है तो सारा काम सेंटर करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम एक बार के लिए हटा सकते हैं। अब देखो अगर ऑर्डिनरी लाइसेंस से ही आप प्रोहिबिटेड फायर आर्म को कैरी कर सकते हैं, तो फिर अलग से क्यों मेंशन किया होता, तो इसको भी हटा दो। तो मेरा एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि भैया बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं क्या एलिमिनेशन मेथड यहां पर काम करेगा। बिल्कुल किया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then 26, under section 8(1) as amended by the Arm Amendment Act 2019, the prohibition against obliterating, removing, altering or forging an identification mark applies to a firearm only, any arm whether or not it is firearm, ammunition only, firearm और ammunition। यानी कि आप कहां से वो आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं हटा सकते हो, आर्म से, एम्यूनिशन से, फायर आर्म से, किससे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं, यस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन से उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसको नहीं मिटा सकते हो। अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा फायर आर्म्स है, एम्यूनिशन है, इसका राइटफुल ओनर कौन है। कल को कोई क्राइम होता है, वहां से गन मिलती है, तो उसके सीरियल नंबर को देख के पता किया जा सकता है कि उस गन का रियल ओनर कौन है। ओके, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, वेयर अ पर्सन इज फाउंड इन पोजेशन of a firearm without name, number or identification mark, or which on which such mark has been obliterated, no presumption arises, the prosecution must independently prove the accused obliterated the mark. It shall be presumed unless the contrary is proved that he has obliterated, removed, altered or forged that mark. It is conclusively presumed that that he obliterated the mark. Then the presumption applies only if the firearm is prohibited arm under section 7। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन की बात की जा रही है। प्रिजम्पशन 2 तरीके के होते हैं एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, रिबटेबल और इरिबटेबल। इरिबटेबल वो होते कंक्लूसिव प्रूफ कि भैया आप उसके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो। रिबटल होते हैं मैं प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम। तो उसको मैं पॉज कर देता हूँ। मैं प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम यानी कि वहां पे पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उस प्रिजम्पशन को क्या कर सकती है, रिबट कर सकती है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके का प्रिजम्पशन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्म्स एक्ट की, तो यहाँ पर जो आपको प्रिजम्पशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, और वो भी शैल प्रिज्यूम, क्योंकि मैं प्रिज्यूम यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। Proviso to section 8 subsection 3 grants a grace period to a person who at the commencement of the act already possessed a firearm without any identification mark. During this period the presumption under section 8(3) shall not take effect. Grace period कितना है, 6 months from commencement, 1 year from commencement, 2 year from commencement, 90 days from such commencement। तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ग्रेस पीरियड दिया गया कि भैया आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे पास ऐसा सा फायरआर्म एंड एम्यूनिशन है। So correct option is option number B, 1 year from the commencement। आगे चलते हैं। Under section 9(1)(a)(1) as it stands today, no person who has not completed the age of dash shall acquire, possess or carry any firearm or ammunition। यानी कि भैया मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए आपकी, 16 years as originally enacted and still in force,
18 years, 21 years as age having been raised from 16 years by 1983 amendment, 21 years as the age having been lowered from 25 by the 1983 amendment. अब देखो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितनी एज है और साथ में आगे थोड़ा सा तड़का डाला गया है इसको स्पाइसी बनाने के लिए, और क्या कि क्या ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है या फिर ये ओरिजिनली उतना ही था या फिर अमेंडमेंट के थ्रू भी आया तो रिड्यूस किया गया, इंक्रीज किया गया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम चटपटा जिसको हम बोलेंगे। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। सी 21 years the age having been raised from 16 to 21 year by 1983 अमेंडमेंट, तो यानी कि एज इंक्रीज की गई थी 1983 तक, वो 16 साल उम्र हुआ करती थी। Then a person sentenced on conviction of an offence involving violence and moral turpitude is disqualified from acquiring, possessing or carrying a firearm for 5 years after the expiration of the sentence if the sentence of imprisonment is 4 any term following the 1983 amendment। देखो फिर से यही मजेदार एकदम स्पाइसी से दो क्वेश्चन आपके लिए कि भैया देखते ही समझ में आएगा कि यार ये तो थोड़ी दिक्कत हो गई। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी एडवाइस पसंद ना आए, उनको अभी भी पुराने एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही चलना पसंद हो तो कर सकते हैं, बट हमारा काम है आपको एडवाइस देना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरीके के बड़े ही इंटरेस्टिंग चटपटे क्वेश्चन आप उम्मीद करके वहां पर चलो। तो क्या है ऑप्शन, एनी टर्म फॉलोइंग द 1983 अमेंडमेंट विच रिमूव द अर्लियर 6 month थ्रेशोल्ड, any term as originally enacted and still unchanged, a term for not less than 1 year, any term for of not less than 6 months as originally enacted and still unchanged। So correct option would be option number A, any term following the 1903 amendment which removed the earlier 6 month threshold। आगे चलते हैं, 15 मिनट रह गए हमारे पास। अंडर सेक्शन 91A3 a person who has been ordered to execute bond for keeping the peace for good behavior under chapter 8 of the CRPC is disqualified from possessing a firearm permanently even after the bond period expires for a period of 5 years from the date of the order, at any time during the term of the bond, at any time during the term of the bond and 3 years after expiry of the bond period। तो कितना टाइम पीरियड है ये कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाइड रहोगे, क्या बॉन्ड पीरियड के लिए रहोगे या फिर वहां से भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम वहां पर इंक्लूड किया गया। तो चलिए देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज सी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो जब तक आपकी बॉन्ड की ड्यूरेशन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल, तो आपको उस टाइम पीरियड के अंदर लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट सेक्शन 91B, अ लाइसेंस डीलर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग, ट्रांसफरिंग, converting, repairing, testing or proving a firearm for another person where the dealer actually witnessed the person committing a crime with the firearm previously, knows or has reason to believe that such person is disqualified under clause A or is of unsound mind at the relevant time, mainly suspect without any reasonable basis that the person might misuse the firearm, D has been informed by the police in writing that the person is डिस्क्वालीफाइड। यानी कि जब आम डीलर है उसके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जा रही है कि भैया आपको धड़ल्ले से आप नहीं बेच रहे, कुछ आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी इररेस्पॉन्सिबल इंसान के पास वो फायर आर्म ना चला जाए, इसलिए आम डीलर को भी ये देखना जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, सेक्शन 9(2) द जनरल प्रोहिबिशन ऑन person below the prescribed age requiring or possessing firearm is relaxed to permit use of any firearm by any person who has attained 16 years without any further condition, use of prescribed firearm under prescribed condition by a person who has attained the prescribed age limit in the course of training in the use of such firearm, possession not merely use of any firearm by minors undergoing training without supervision, use of prohibited arms और आर्म्स बाय ट्रेनीज एट रिकॉग्नाइज्ड शूटिंग रेंज। तो ये जो एक्सेप्शन है ये कहां पर अवेलेबल है, क्या वो एक्सेप्शन है, क्या इसका करेक्ट आंसर, चलिए देखते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप वहां पर क्या कर सकते हो, वो इसका फायर आर्म को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किसके लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ध्यान रखना, ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अब यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने 21 साल की उम्र क्रॉस नहीं की, इस बात का ध्यान रखना। आप बिलो 21 ईयर्स हो, मैं इसको पॉज कर देता हूं, आप बिलो 21 ईयर्स हो, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के होंगे तो आप कर सकते हो, नहीं, वहां पर भी पर्सन हु हैज अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, जस्ट प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, यानी कि आप 21 साल से छोटे हो लेकिन उससे भी हमने एक एज लिमिट को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस एज लिमिट के अंदर अंदर आते हो,
यानी कि वो 10 साल 12 साल 16 साल जितनी भी है उस एज लिमिट के ब्रैकेट में आने चाहिए, तो ही एक्सेप्शन अवेलेबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने वो एज लिमिट डिसाइड की हुई 12 साल और आप 11 साल के हो, क्या आपको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या बोला हुआ है, बाय पर्सन हु हैज अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, कि आपने वो एज लिमिट जो अटेन कर ली है, आप उस एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हो। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 34 इसको स्टार्ट कर देता हूं मैं। Under the proviso of section 10(1)(a), a person entitled to possess arms or ammunition may bring them into or take them out of India without a license, without any restriction as to any quantity, any quantities होना चाहिए, ये repeat हो गया, so long as they are for private use, in reasonable quantities for his own private use, only if he declares the exact quantity to Indian customs in advance, only for the purpose of sports and no other private purpose। तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इन रीजनेबल क्वांटिटीज फॉर हिज ऑन प्राइवेट यूज। ओके, तो यहाँ पे रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, प्राइवेट यूज के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में लेके आ रहे हो, बोलोगे मैं तो प्राइवेट यूज है और आप वहां पे 10-10 गन लेके आ रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है। Then 35, under the explanation of section 10(1) proviso B, a tourist is identified as a person who, not being a citizen of India, visits India for a period not exceeding 3 months for recreation or sightseeing only, for a period not exceeding 6 months with no other object than recreation, sightseeing or participation in specified meeting conferences, for a period not exceeding 1 year for any lawful purpose, for any period so long as the purpose is recreational। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इंडिया में लेके आ सकते हो एज ए टूरिस्ट, लेकिन टूरिस्ट आप कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहे हो? नॉट मोर देन 6 मंथ्स। और इन एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली आप यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रहे हो तो ही आप फायर आर्म लेके आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। देन where doubt arises as to the applicability of private use or tourist proviso, so as to the reasonableness of quantity or use of arms ammunition in a person's possession, the power to detain such arms pending the central government orders vesting the collector of customs, the licensing authority under section 3, district magistrate, the commissioner of custom or other empowered officer following the substitution made by Act 22 of 1995। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ये अमेंडमेंट के बाद यहां पर आया था। 37, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, आर्म्स और एम्युनिशन टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर बाय सी और एयर और अक्रॉस इंटरवीनिंग फॉरेन टेरिटरी आर डीम्ड टू बी टेकन आउट ऑफ और and brought into India within the meaning of section 10 are exempt from the definition of import and export since the movement remains within India, requires no license since section 10 applies only to generally international movement, fall outside the scope of the arms together all together। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कि भैया आप इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, किस तरीके से? सी और एयर और अक्रॉस इंटरवीनिंग फॉरेन टेरिटरी, तो उसको क्या माना जाएगा? are deemed to be taken out of and brought into India within the meaning of section 10। Then section 11, the power to prohibit the bringing into or taking out of India or of arms or ammunition of specified classes and description is exercisable by the state government by executive instruction, the central government by notification official gazette, the commissioner of custom by administrative circular, पार्लियामेंट अलोन बाय फ्रेश एनेक्टमेंट फॉर ईच क्लास ऑफ आर्म्स। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो जैसे मैंने बोला सारा काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो ये काम भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्सटेंड टू only acquiring a license for transport of specified classes of arms. It cannot prohibit transport altogether, prohibiting transport altogether only with no intermediate licensing option, either requiring a license for transport of specified classes of arms and ammunition or prohibiting such transport altogether, regulating only the transport of ammunition since arms transport is unregulated। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होने वाला? फटाफट करो, देखो हमारे पास 7.5 मिनट रह गए हैं, बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने भी टाइम निकाला तो 1-2 मिनट मैं एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन अब जल्दी जल्दी करना है।
ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, अंडर सेक्शन 12(2) आर्म्स और एम्युनिशन ट्रांसशिप्ड एट अ सी पोर्ट और इन एयरपोर्ट इन इंडिया आर not considered transported within the meaning of section 12 since the transshipment is concept, not a transport concept. Considered transported within the meaning of section 12. Considered transported only if the transshipment exceeds 48 hours in duration. Exempted from section 12 if the destination is outside India. Quickly, correct answer क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो हमारे पास 7 मिनट बचे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। A is 19 years, wishes to acquire a licensed firearm applying section 91A1 as it presents stands. A's application must be allowed since the age bar under the Arms Act is 16 years and A has crossed it. Must be refused since A has not completed the age of 21 years. Must be allowed since the age bar applies only to prohibited arms, not ordinary firearms. May be allowed at the licensing authority's discretion since the age bar is merely डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं पॉज करके एक बात बताता हूँ, कई बार हो सकता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हो जो आपकी क्या हो जाए, लिंक आ जाए, यानी कि भैया एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इससे सिमिलर क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखने यार कि कहाँ पर था, तो कई बार आपको हेल्प कर जाते हो सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए, आई होप अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। B was convicted of an offence involving moral turpitude and sentenced to 2 months simple imprisonment, which he has already served. 2 years after completion of sentence, B applies for firearm license under section 91A2. B's application must be allowed since a 2-month sentence falls below the earlier 6-month threshold. B's application must be allowed since the moral turpitude bar applies only to offence involving violence, not both categories together. B remains disqualified since 5-year disqualification period running from expiration of sentence has not been elapsed and any term of imprisonment now triggers the bar. And lastly, B is disqualified permanently regardless to how much time has elapsed. Again ये previously connected question है, तो अभी तक I hope आपको आंसर आ गया होगा। Option number C is the correct option. Then C, a dealer licensed in firearm currently holds 5 firearms as trade stock. A separate individual. D, not a dealer but a rifle club member. अब देखो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई क्योंकि यहाँ पे राइफल क्लब मेंबर डाल दिया गया और आपके दिमाग में क्या आएगा, सेक्शन 3 का एक्सेप्शन, कि राइफल क्लब मेंबर को वहां पर एक्सेप्शन ग्रांट किया गया है। करंटली possesses 2 licensed firearm and wishes to acquire third, applying section 3 subsection 2 and subsection 3। देखा, वहीं से ही क्वेश्चन है। Both C and D are barred from holding more than 2 firearms since section 3 subsection 2 admits no exceptions. Neither C nor D is subject to any restrictions since section 3 subsection 2 applies only to prohibited arms. C is exempt from 2 firearms limit as a dealer under section 3 subsection 3, but D's proposed acquisition of a third firearm would contravene section 3 subsection 2. D may acquire the third firearm freely since the 2 firearm limit applies to dealer not individual. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फायरआर्म डीलर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट, अब देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार आपके साथ ये एग्जाम में होगा, पॉज कर देता हूं मैं, कई बार आपके पास एग्जाम में ऐसा होगा, आपको लगेगा मेरे पास टाइम है, आप इनिशियल क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दोगे और एंड में आके आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, रीड करने में टाइम लग रहा है। देखो 3.5 लाइन का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख रहे हो 2-2 लाइन की, 1.5 लाइन के आपके ऑप्शन है। तो इसीलिए एक छोटी सी एडवाइस मेरी ये है कि जैसे आपके पास पेपर आता है 10 से 15 सेकंड लगेंगे, एक बार पेजेस को पलट के देख लो कि अच्छा क्वेश्चंस लेंदी हैं, छोटे हैं, स्टार्टिंग में लेंदी है, बाद में लेंदी है, क्या है। तो आपको जब एक आइडिया मिल जाएगा ना, पेपर का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, तो आप अपने टाइम को बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, छोटी छोटी चीजें जो आप एक्सपीरियंस के साथ देखते हो। अब मैं तो ये नहीं चाहता कि आप इस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करो फिर सीखो, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा मत करो कि पेपर खोला और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करना चालू। एक बार बस पलट के देख लो कि पेपर कैसा है, लेंदी है या फिर छोटा है, कैसा है। क्योंकि अगर लेंदी है तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ रीड करने की, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो स्लोली पढ़ो ताकि आपको ईजी टाइम मिले और आप इजीली उस चीज को क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको करेक्ट आंसर।
ओके चलो, आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो फटाफट से पढ़ लो, 10 सेकंड में आपको देता हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इन संजय दत्त जजमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है और ये लैंडमार्क जजमेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इन संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, a constitution bench of Supreme Court while interpreting possession under Arms Act 1959 held that a mere physical custody of a firearm even without knowledge of its presence is sufficient to constitute an offence. Possession under the act must be conscious possession involving knowledge and the requisite mental element, and mere custody without awareness does not suffice. Possession must be exclusive and physical. Constructive possession through control over another's custody is not recognized. The prosecution need not prove any mental element once recovery of the firearm from the accused premises established. ओके, तो अब पोजीशन जो वर्ड है उसको जो है आइडेंटिफाई किया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था। वैसे तो देखो ये पनिशमेंट से रिलेटेड जजमेंट है, बट क्योंकि जो हमारा सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, इसलिए जजमेंट आपको पता होना चाहिए। ऊपर से लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए पता बिल्कुल होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Then 46, in the recent 2026 judgment in state of Jharkhand versus Jagdish Lakra, the Supreme Court, while upholding the acquittal, held that mere recovery of firearm from the accused house is by itself sufficient to sustain conviction, since possession is presumed once recovery is proved. Mere recovery of a weapon without proof of conscious possession or dominion cannot be itself establish guilt. Possession obtained under coercion or threat to life cannot be treated as conscious possession. The accused's explanation of coercion is irrelevant since recovery from his premises is established since section 8 subsection 3 creates an irrebuttable presumption. The burden never shifts to the accused under Arms Act even where an identification mark has been obliterated. So correct option would be option number B. 2 मिनट रह गए, फटाफट से करने हमको 4 क्वेश्चन। F possesses a firearm which does not bear any manufacturer's name, number or identification mark. F claims that he purchased it in the condition and never tampered with it, applying section 8(3) which of the following correctly states the legal position. Assuming F is not covered by the already possession at commencement proviso, the prosecution must affirmatively prove that F himself obliterated the mark. F need not offer any explanation. F is automatically guilty with no possibility of rebuttable since the presumption under section 8(3) is conclusive. No presumption arises before F because F did not himself manufacture the firearm. Then it shall be presumed that F obliterated, removed, altered or forged the mark unless F prove the contrary. अब देखो ये क्वेश्चन अगेन कनेक्टेड है प्रीवियस क्वेश्चन से। ये एक इलस्ट्रेशन बेस्ड या प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिबटेबल और इरिबटेबल प्रिजम्पशन बता दे, कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम बताया था। तो ये वही क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 3 क्वेश्चन बचे। G wishes to shorten the barrel of his licensed firearm for easier storage without obtaining any further permission on the ground that he already holds a valid section 3 license for the firearm in its original form. Applying section 6, again ये previously barrel based question जो हम already solve कर चुके हैं उसका ही illustration based question है। और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था firearm को जो है barrel को cut short नहीं कर सकते, आपको license चाहिए होता, आपको permission चाहिए होती है section 6 के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। 49, H, a licensed dealer wishes to privately sell one of his firearms lawfully possessed for his private use, not trade stock, to I, a person legally entitled to possess. Apply the proviso to section 5(2). अगेन वही जो प्रीवियसली हमने बैग बेस्ड क्वेश्चन किए थे, अब उन्हीं को आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपको समझ में आ सकता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, इसी प्रोविजन को घुमा के कैसे इलस्ट्रेशन में फिट किया जा सकता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, टाइम अप हो चुका है वैसे भी, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन में 5 से 10 मिनट निकाल दिए थे, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि हमने फटाफट इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन जे, अ मेंबर ऑफ राइफल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट already owns 2 licensed firearms
and wishes to acquire a 22 bore rifle exclusively for target practice at the association range. Applying section 3 subsection 2 and 3 together, what would be the correct option? आइडेंटिफाई करो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर. अगेन लास्ट के जो ये 3-4 क्वेश्चन आए ये क्या है, आपके ऑलरेडी सॉल्व्ड जो आपके बैरेक्ट क्वेश्चन थे उन्हीं को हमने इलस्ट्रेशन फॉर्म में डाल दिया ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा खुले कि अच्छा इस प्रोविजन के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ओके आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा. ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब देखो हमारे टोटली 50 क्वेश्चन हो चुके हैं. हमने अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट का समय लिया, बल्कि मैं बोलूंगा 35 से 40 मिनट का समय लिया. माइनर एक्ट के क्वेश्चन थे तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में कुछ बड़े भी आए. तो इसीलिए इस पूरे 50 क्वेश्चन के इस फॉर्मेट में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आर्म्स एक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. देखो किसी भी एमसीक्यू की आपकी टेस्ट सीरीज हो, यानी कि प्री हो या फिर मेंस की सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इस तरीके की मॉडल क्वेश्चंस हो, वहां पर मेथड और पर्पस ये नहीं होता है कि वो क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में उठ के आए. यहाँ पर पर्पस ये होता है कि आपको समझ में आए ये किस तरह के क्वेश्चन उस पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सब्जेक्ट से. और मुझे लगता है कि 50 जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं बनता है आर्म्स एक्ट से. तो इतना कुछ देखने को मिल रहा है आपको इन 50 क्वेश्चन में, सब कुछ सीख रहे हो आप. तो फिर आप इन वीडियोस को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? ये छोटी सी चीज़ है हम आपसे जो मांग रहे हैं कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो ताकि फ्रेंड्स भी सीखें. क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा हेल्प आप अपने फ्रेंड की करोगे उतनी हेल्प आपकी वो भी करेंगे. और देखो भगवान सब देखता है. इतने कंपटीशन के ज़माने में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कर्मा भी आपको अपने फेवर में चाहिए, थोड़ा सा भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए. तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे भगवान का आशीर्वाद उतना ही ज़्यादा मिलेगा. तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा होगा. ये 50 क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे. आपका क्या फाइनल स्कोर रहा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमें भी ये पता चल सके कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है हमारी इस जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की उसके अंदर. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आप मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, अगेन 50 एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.